ओके, प्री हिस्ट्री के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री का मतलब है कि जिसके रिटन एविडेंसेस नहीं हैं, नो रिटन एविडेंसेस आर देयर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें अजंता एलोरा केव के बारे में, फरीदाबाद के मंगरबानी केव के बारे में, तो जो केव पेंटिंग है अजंता एलोरा या रॉक पेंटिंग्स हैं, ये सारी पेंटिंग इस चीज़ का एग्जांपल्स हैं कि उस टाइम पीरियड पे रिटन जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी। वी नो वेरी वेल रिटन टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो है 3200 BC के आसपास होती है फ्रॉम मेसोपोटामिया। तो उससे पहले की जो सोशल लाइफ है लोगों की, वो हमें केव पेंटिंग की फॉर्म में मिल रहा है। मतलब जो लोग उस टाइम पे जो उनकी डेली दिनचर्या रही होंगी, उनको उन्होंने पेंटिंग्स के माध्यम से हमें आज जो है केव पेंटिंग्स के बेसिस पे देखने को मिलता है। अब दूसरी जो है दैट इज़ प्रोटो हिस्ट्री। इसके रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं, रिटन रिकॉर्ड्स आर देयर बट फेंटेड और अनडिसाइफर्ड। सो वी नो वेरी वेल कि इनके ना रिकॉर्ड्स तो हैं, रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन हम या तो उनको पढ़ नहीं पाते हैं या समय के वजह से वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो फेंटेड हो चुके हैं। सो एग्जांपल के तौर पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IVC, ठीक है, IVC या हम बात करें पैलियोलिथिक एज के कुछ एविडेंसेस ले सकते हैं, है ना, कैल्कोलिथिक एज के कुछ एविडेंसेस, जैसे कि IVC इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ब्रॉन्ज कैल्कोलिथिक एज। तो इस टाइम पीरियड के जो भी एविडेंसेस हैं वो हमारे पास हैं, राइटिंग फॉर्म में भी हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हम उनको डिसाइफर नहीं कर सकते, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई दीज पर्टिकुलर जो हिस्ट्री के जो डोमेन है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, वो हमारे लिए अनएक्सेसिबल हैं। बट ऑल्दो रिसेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस पे काफ़ी कुछ काम करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट वी हैव एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जिसके बारे में पता है, इट इज़ द हिस्ट्री विच इज़ स्टार्टेड जस्ट आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और मोस्टली यहाँ से जो हमें हिस्ट्री मिलती है 1500 BC से लेकर, ठीक है, एंड अराउंड 700 AD के बीच तक, 700 AD के बीच की जो हिस्ट्री है वो अलग अलग फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि 700 AD टू, ठीक है, 1600 AD, दिस इज़ द टाइम ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, है ना। और उसके बाद 1600 AD ऑनवर्ड वी नो दैट इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है, अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं, बट इट डिपेंड्स कि सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस लेवल पे कहाँ पे कैसे हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें कि वाई द हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ अ प्रॉपर कैटेगराइजेशन जो हमें देखने को मिलता है, पर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि प्रॉपर तरीके से जो हिस्ट्री है हम इसको क्यों पढ़ें, हमारा जो मेन पर्पज़ है हिस्ट्री को पढ़ने का क्या है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो, व्हाई टू रीड हिस्ट्री। ओके, सो important thing is that the history is the study of past as we discussed, ठीक है, basically human past, whatever the social political activities were there, social, political and economic, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक स्टडी हम कर पाते हैं, and based on these studies we get to know about social and political practices। और ये जो social and political practices हैं, हमें उस सोसाइटी के social and cultural
प्रोग्रेस के बारे में भी बताती हैं। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस। जब ये सारी चीज़ें हम जान जाते हैं, व्हेन वी आर एबल टू नो अबाउट दीज थिंग्स, वी कम टू नो about the evolution of modern society। और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हैं, उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस हर तरीके के जो कॉज हैं, हर तरीके के जो चैलेंजेस हैं, या हर तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी हम देख पाते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू डिकोड द मॉडर्न सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स। तो समाज के अंदर जो भी सोशल पॉलिटिकल एलिमेंट्स आज हमारे पास हैं, उसका रूट, उसका एवोल्यूशन वो हुआ कैसे, ठीक है, और आज जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं उसके पीछे का जो पर्टिकुलर रूट कॉज है वो, प्लस फ्यूचर में उसको डील करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर टूल्स और टेक्निक्स भी होती हैं व्हेन वी आर एबल टू नो अबाउट द पास्ट। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर द एग्जांपल आप ले लीजिए ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब हम आज बात करते हैं तो इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल चैलेंज इन द सोसाइटी। ओके, और मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स दे आर स्ट्रगलिंग टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर चैलेंज, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, बट हिस्ट्री के अंदर सोल्यूशन है। इफ़ वी गो टू द पास्ट, इफ वी डाइव इनटू द पास्ट, वी वेरी वेल नो कि पास्ट में आज से 3-4 हज़ार साल पहले, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 1800 BC, वी नो वेरी वेल हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड इट्स डिक्लाइन। उसका जो मेन रीज़न है वो यही था, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। आज से हज़ारों साल पहले जिस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सवाल ये है कि क्या हमारी सिविलाइजेशन का भी ऐसे डिक्लाइन होगा? ठीक है, सोचने वाली बात है। तो आगे हम समझते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, सोशल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, टाउन प्लानिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चंडीगढ़। ओके, तो चंडीगढ़ का जो टाउन प्लानिंग है, वी नो वेरी वेल, इट इज़ डिज़ाइंड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी वी हैड इन आवर पास्ट इन मोहनजोदारो। और वी कैन सी एग्जांपल लेते हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का जब कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, इट वॉज डन बाय एडवेंट लुटियंस। अब मॉडर्न जो दिल्ली है, नई दिल्ली, उसका जो आप पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, दैट इज़ बीन डिज़ाइंड ऑन द टेक्नोलॉजी वी हैड इन आवर पास्ट। सो हमने सीखा वहाँ से मॉडर्न आर्किटेक्चर सिस्टम। दे आर बिलीविंग दैट एंशियंट पास्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मोर डाइवर्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ सिटी प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हर चीज़ में वो काफ़ी एडवांस थे। तो आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर में अर्बन टाउन प्लानर्स दे वांटेड टू लर्न दीज पर्टिकुलर थिंग्स, बिकॉज पास्ट की जो कुछ खास इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए कि दिल्ली इज़ अ कैपिटल जहाँ पर पुरानी दिल्ली का स्ट्रक्चर अलग है, नई दिल्ली का स्ट्रक्चर अलग है। सो मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न बिल्डर्स, दे वांटेड टू नो। सो व्हाट वी आर टेलिंग कि भाई प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। यस, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट।
यहाँ पर जो स्टडी है पास्ट, जो ह्यूमन पास्ट है, यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी हो रही है, सोशल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस की स्टडीज़ हो रही है, अर्बनाइजेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एवरीथिंग इज़ वी आर लर्निंग इन पास्ट। बट प्रॉब्लम इज़ देयर कि क्या हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। मैं सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने पास्ट को मॉडर्न टाइम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर लर्निंग, वी आर शेपिंग आवर फ्यूचर फॉर द बेस्ट डोमेन। क्योंकि आज से हज़ारों साल बाद हमें अपनी सोसाइटी को जिस तरीके से डिज़ाइन करना है, वॉट एवर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग, एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइमेट चेंज हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे सोशल डिवीज़न हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे इंटॉलरेंस हो गया सोसाइटी के अंदर, तो ये सारी चीज़ों का रूट कॉज कहीं ना कहीं इतिहास में मिलेगा, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ ये कहती हैं कि इफ़ वी आर एबल टू डाइव इनटू द पास्ट एंड वी आर लर्निंग, वी आर गेटिंग द lessons from the past, we are able to conquer the challenges in the present and design the future, and that way we wanted to design. ओके, सो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पास्ट हमें बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है, बट थिंकिंग हमारी ये होनी चाहिए कि हम उस पास से कुछ चीज़ों को लेकर आएँ, उसको सीखें और उसको अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई सोसाइटी के जो भी सोशल एलिमेंट्स आज के टाइम पे हैं, जो भी सोशल सिस्टम हमारे पास है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूट कॉज इतिहास में रहा है और वो हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें मॉडर्न प्रॉब्लम्स को कैटर करना है तो पास्ट से हमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री इज़ ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड। लेट मी टेल यू, हिस्ट्री इज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड, फ्यूचर इज़ नॉट। फ्यूचर आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बना सकता, लेकिन पास्ट बना सकती है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस आपको पता हैं, क्या सही था क्या गलत था, एक प्रैक्टिस सही नहीं था तो दूसरा हम ट्राई कर सकते हैं। सो वी आर वेरी लॉजिकल इन हिस्ट्री, सो दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी द हिस्ट्री। Okay, so now moving with the next topic, now I would like to recall the historians, those who contributed to explain the history of ancient India, ठीक है। उन्होंने ना जिस तरीके से हिस्ट्री को बताने की कोशिश करी है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। आज जो हमारे पास इतिहास है, जो हिस्ट्री हमारे पास है, क्या वो वैसा ही है जैसा होना चाहिए था? सवाल ये है, क्या वो वैसा ही है जैसा होना चाहिए था? अगर ऐसा नहीं है तो किस पर्टिकुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो पास्ट को वैसा नहीं प्रेजेंट कर पाया जैसा करना चाहिए था? तो हम समझेंगे और क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसने हिस्ट्री की दिशा और हिस्ट्री का जो पूरा स्टडी का सिस्टम है, उसको पढ़ने का तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के हिसाब से चेंज होना शुरू हुआ। सो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश टाइम से कि ब्रिटिश टाइम में जो हिस्ट्रोग्राफी है, जो हिस्ट्री के बारे में जो पर्टिकुलर सोच है, वो किस तरीके की रही थी। सो कोलोनाइजेशन पीरियड से लेकर मॉडर्न जो टाइम है, उस टाइम पीरियड की जो हिस्ट्रोग्राफी है, इन पूरे टाइमलाइन को हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या कोलोनाइजेशन टाइम की हिस्ट्री थी, उस टाइम पे हिस्ट्री को कैसे डिज़ाइन किया गया, क्या पर्पस था, ठीक है। और आज जो हिस्ट्री है, आज के जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो हिस्ट्री को किस पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन करना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट some new things about the historians, role of the historians, okay। हिस्ट्री को डिज़ाइन करने में, एंशियंट इतिहास को डिज़ाइन करने में मॉडर्न हिस्टोरियंस का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है, ओके। तो कोलोनाइजेशन के पीरियड में जिस तरीके से हिस्ट्री को डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी, पहले वो समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ द रोल। रिसर्च की बात अगर हम करें तो रिसर्च ऑन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी। हुआ क्या था, वी नो वेरी वेल, 1757 द बैटल ऑफ प्लासी,
द बैटल ऑफ प्लासी, 1764 द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। इसके बाद 1765 में होती है इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है और बंगाल पर कंट्रोल शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। रॉबर्ट क्लाइव लीड करते हैं उसको, रॉबर्ट क्लाइव। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज क्या था कि भाई अगर हमें बंगाल के ऊपर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांगली बनाना है, स्ट्रांगली उसको मेंटेन करना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को बंगाल में कन्वे करना है, तो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड टू सेट अप अ पर्टिकुलर सिस्टम जिससे बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कंट्रोल में हो सके। एक्चुअली में बंगाल के साथ प्रॉब्लम ये थी कि बंगाल बहुत लंबे समय से इंटेलेक्चुअल रहा है, ठीक है। इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल जो माइंडसेट है उसकी शुरुआत बंगाल से हुई है, ठीक है। भारत के अंदर जो क्रांतिकारी विचारधारा है आज़ादी के टाइम पीरियड की, ठीक है, उसका शुरुआत भी बंगाल से होता है। तो बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। बट यहाँ पे हम अगर उससे पहले की बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1765, तो वहाँ पर उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माइंडसेट हुआ करता था। उनके अपने लॉ एंड ऑर्डर थे, ठीक है, दे वर फॉलोइंग देयर ओन सोशल नॉर्म्स एंड कंडक्ट। प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करना है तो उनके लॉज के साथ या तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा या उनके लॉज को अंडरमाइन करके दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है दो चैलेंजेस है ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। चैलेंज नंबर 1 कि भाई बंगाल के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना है ना, और बनाए रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर जो लॉज हैं, जो हमारे क्लासिक्स हैं, उस क्लासिक्स के बेसिस पर वहाँ पर ऐसा लॉ डिज़ाइन करना जिससे लोग कोऑर्डिनेट कर सकें। लेकिन ये काम इतना आसान था नहीं, तो इसीलिए उन्होंने अपनाया दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरे रास्ते में कि भाई उस पर्टिकुलर जो भी नियम कानून है बंगाल के, उनको आप छोटा दिखाओ, उनको अंडरमाइन करो, ठीक है। इट वॉज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल सबवर्जन। Psychological subversion is a technique which they were following during the period of colonization. When they were planning for imperialism, that point of time they set an agenda to conquer the particular location by implementing psychological subversion. तो ये जो पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की टीम है, उनको पता था कि किस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटेलेक्चुअलिटी को अंडरमाइन करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुपीरियर करके दिखाना। अब इसके लिए 1776 में, ठीक है, व्हाट दे डिड, दे ट्रांसलेटेड, ठीक है, ट्रांसलेटेड मनुस्मृति। अब मनुस्मृति, एज वी वेरी वेल नो, इट इज़ the very first law book of Indian society, ठीक है। तो इस बुक को ट्रांसलेट कराने की कोशिश करी गई और इसको ट्रांसलेट कराने का पर्पज़ ये था कि इसको ऐसे दिखाया जाए कि इंडिया का जो एंशियंट लॉ एंड ऑर्डर है, सोशल नॉर्म्स है, सोशल कस्टम है, वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, वो इरेशनल है। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने उनका जो है ट्रांसलेशन करवाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ऐसा करने से इंडिया के जो लोग हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अंडरमाइन करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग वी नीड टू नो। दिस बुक इज़ नोन एज मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो मनुस्मृति हमारे देश के एंशिएंट सोशल कस्टम को डिज़ाइन करने वाला सबसे पहला बुक है, ठीक है। वैदिक काल में इस बुक की काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है। जैसे कि हमें बताया कि वर्णा सिस्टम हुआ, ठीक है, सोशल नॉर्म्स हुए, सोसाइटी के अंदर अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस हुई, उन सबको ये बुक बहुत अच्छे से कवर करता है। तो उस बुक को 1774 के बाद से 1774 वॉज द टाइम पीरियड व्हेन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बनाने की बात चल रही थी।
फाइनली इन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई थी। 1776 में पहले ही इस बुक को ट्रांसलेट करवा लिया गया था। क्यों? इस बुक को नाम दिया गया अ कोड ऑफ जेनेटिव लॉस। इस बुक को ट्रांसलेट कराने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि एक्चुअली में जो इंडिया के जो सोशल कस्टम है, ठीक है, उसको अंडरमाइन करना, उसको कमतर दिखाना, उसको क्रिटिसाइज़ करना और साइकोलॉजिकल सबवर्जन जो पॉलिसीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको एम्प्लाई करना। तो इस तरीके से जो है इस बुक का ट्रांसलेट कराने का पर्पज़ ये था। इसके बाद 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और वहाँ पर सर विलियम जोन्स, जिनका बहुत बड़ा रोल है, ही ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छा, विलियम जोन्स ये मानते थे कि जो इंडिया के जो लैंग्वेज है संस्कृत जो है वो कुछ इंग्लिश से मिलता जुलता है, ठीक है, या इंडिया का जो लैंग्वेज है, जो यहाँ का जो कल्चर है, ठीक है, कल्चर तो खैर नहीं, जो लैंग्वेज है जो इंग्लिश से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, तो उन्होंने सिमिलैरिटीज़ निकालने की कोशिश करी बेसिकली। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो ड्रामा है, ठीक है, उसको उन्होंने ट्रांसलेट करवाया। उसके बाद 1785 में सर बिलिंकन्स ने इंडिया की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल टेक्स्ट है, दैट इज़ श्रीमद् भगवद गीता, अ पार्ट ऑफ महाभारत, ही ट्रांसलेटेड, ठीक है। और उसको ट्रांसलेट करने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो इंडिया का जो कल्चर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये दिखाना चाह रही थी कि यहाँ का जो कल्चर है वो बेसिकली स्पिरिचुअलिज्म के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जो ट्रांसलेट कराने का जो इंटेंशन था वो ये था कि भाई इंडिया का पूरा जो कल्चर है ना, वो किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअलिज्म माइंडसेट के इर्द गिर्द घूमता है। हम लॉजिकल सोच ही नहीं सकते थे, तो वो लॉजिक को हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करना चाहते थे। दैट्स वाई दे वर ट्रांसलेटिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 1804 बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, एंड देन वी हैव 1823 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, भारत से बाहर इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ पर संस्कृत के लिए चेयर बनाया। अब उस चेयर को बनाने का पर्पस इतना सा था कि इंग्लिश को संस्कृत से सुपीरियर दिखाना, और वो सुपीरियरिटी जो इंडिया का जो पूरा का पूरा जो सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वहाँ पे उसको थोपना। मतलब कोलोनाइजेशन के अंदर इंग्लिश हमारे ऊपर सुपीरियर बनने वाली थी। दैट्स वाई दे वर ट्रांसलेटिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, एंड द चेयर फॉर द संस्कृत वॉज सेटअप बाय इंग्लैंड इटसेल्फ इन इट्स कंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इंग्लैंड ने जब संस्कृत का एक पर्टिकुलर फील्ड तैयार किया इंग्लैंड के अंदर ही, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के जो एंशिएंट टेक्स्ट है उनको स्टडी करा जाए, स्टडी करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा जनरलाइज करा जाए और उसके अंदर से कुछ ऐसे पॉइंट निकाले जाएं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, जो बहुत ज़्यादा कमियां हो। मतलब कमियों को निकाल कर उस पर्टिकुलर जो हमारा जो कल्चर है, सोशल प्रैक्टिसेस है, उनको अंडरमाइन करना। तो ये जो चीज़ होती है, इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया अदर यूरोपियंस को। इट अट्रैक्टेड अदर यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। जितनी भी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ है उसको अट्रैक्ट करने का काम किया इन्होंने। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है, ठीक है, एफ मैक्स मूलर, इनकी 50 वॉल्यूम ऑफ सेक्रेड बुक्स जो है वो हमें इंडिया के कल्चर के बारे में, उस समाज के बारे में जो है बताने की कोशिश कर रही है। किस पर्सपेक्टिव से? ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव को क्या किया, हमारे सामने रखने की कोशिश करी। व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड टू, इसके पीछे का पर्पस क्या है? दे वांटेड टू अंडरमाइन
द इंडियन कल्चर by getting vulnerable points, कुछ कमियां निकाल कर, ठीक है, जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पॉइंट्स हैं, उनको निकाल कर जो ब्रिटिश कल्चर है उसको हमारे ऊपर इम्पोज करने की एक कोशिश जो हमें दिखाई देती है। तो बेसिकली व्हाट दे वांटेड टू अंडरमाइन इंडियाज़ कल्चर एंड पास्ट, ये दिखाना कि इंडिया का जो कल्चर है वो किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है, रेशनल नहीं है, और वो जो कल्चर है वो कल्चर बहुत लंबे समय तक, ठीक है, इट वॉज द पार्ट ऑफ रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक है, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, वो इतिहास हमारा कभी भी किसी भी तरीके से लॉजिकल रेशनल था ही नहीं, वो रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस के इर्द गिर्द घूमता है। तो बेसिकली वो ये चाहते थे कि इंडिया का जो इतिहास है उसको अंडरमाइन करके दिखाया जाए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द थिंग्स, बेसिकली ऐसा हुआ क्यों था। सो इट वॉज द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट, और 1857 रिवॉल्ट वॉज द आई ओपनर, इट वॉज द आई ओपनर फॉर ब्रिटिश imperialism। अब एक्चुअली में what they realized after this particular revolt, British power realized if we need to know the weak points of Indian society, then we need to dive into the culture of ancient past, ठीक है। So basically what they wanted, ठीक है, they wanted to generalize, they wanted to generalize the ancient past, वो इंडिया के पास्ट को जनरलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई दे वांटेड टू डाइव इनटू द एंशियंट पास्ट, हमारे देश के इतिहास को जिस तरीके से वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, रिसर्च का जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो बहुत गलत था। व्हाट वाज दैट? टू जनरलाइज द इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, एंड ये दिखाना कि इंडिया का, एंड वो क्या दिखाना चाहते थे इसके बाद, वो दिखाना ये चाहते थे कि इंडिया के पास सेंस ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच नहीं है। इंडिया हैड लैक ऑफ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, सेंस ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर द हिस्ट्री। सो एंड दैट वे दे वांटेड टू जनरलाइज द इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, ठीक है। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया के पास्ट को डीजनरेट या उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जो इवेंट है 1857 का रिवॉल्ट जो है, वो एक तरीके से आई ओपनर की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट दे वांटेड टू शो, व्हाट दे वांटेड टू प्रूव, उनका जो प्रूव करने का जो मेन मेथड है, व्हाट दे वांटेड टू प्रूव, दे वांटेड टू थिंग्स। फर्स्ट, एज आई टोल्ड, अप्लाइंग, ठीक है, एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल सबवर्जन, ठीक है,
साइकोलॉजिकल सबवर्जन। इस टेक्निक को ये अप्लाई कर रहे हैं हर जगह पर। कैसे कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया। अब क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली में वो चाहते क्या थे, व्हाट वाज देयर आउटकम, ठीक है। दे वांटेड टू प्रूव, ठीक है, दे वांटेड टू प्रूव इंडिया हैड लैक ऑफ हिस्टोरिकल approach and scientific study of ancient past। मतलब इंडिया के पास साइंटिफिक स्टडी करने का जो एटीट्यूड है वो कभी था ही नहीं, ठीक है। हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो था ही नहीं। मतलब इन्होंने ये प्रूव करने की पूरी कोशिश कर दी कि इंडिया वॉज नॉट एज रेशनल एज रिक्वायर्ड टू रिसर्च, एज रिक्वायर्ड टू डेवलप द हिस्टोरिकल अप्रोच। तो हम उतने ज़्यादा काबिल भी नहीं थे। तो उनका ये जो तरीका था वो ये था कि पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी के अंदर से ऐसे पॉइंट्स निकाले जाएं जो पॉइंट्स ये दिखाते हों कि इंडिया जो है कभी भी अपने पास्ट को प्रिजर्व करने के काबिल था ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से दे वांटेड टू अंडरमाइन इंडियाज़ सोशल कल्चर एंड हिस्ट्री, ओके। अनदर रीज़न वाज they wanted to prove India was not as rational as required to develop chronological स्टडी ऑफ पास्ट। मतलब हम क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्ट्री को डेवलप करने के काबिल भी नहीं थे। दे वांटेड टू प्रूव, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर एफर्ट्स वर डन बाय, ठीक है, we would say negative efforts were done by imperialistic powers to degenerate the India's past। इंडिया के पास्ट को कमतर दिखाने की ये एक सबसे बड़ी सोची समझी चाल थी। इट वॉज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल सबवर्जन एज वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये जो पूरा जो पर्टिकुलर मॉड्यूल काम कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका एक बहुत ज़्यादा डेंजरस outcomes they were expecting, that is to conversion of Indian society into westernization। मतलब हमारे कल्चर को इस तरीके से डिजेनरेट करना, इस तरीके से जनरलाइज करना कि यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल सबवर्जन है उसको अप्लाई करके कन्वर्जन और वेस्टर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके।